बिहार बोर्ड फाइनल मैट्रिक परीक्षा में बस कुछ ही दिनों का समय शेष बच गया है। बस कुछ ही दिनों के बाद आप सभी स्टूडेंट अपने अपने परीक्षा हॉल में बैठे होंगे, आपके सामने प्रश्न होगा और आप उस प्रश्न का जवाब दे रहे होंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको साइंस और सोशल साइंस यानी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान थोड़ा हार्ड लग रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, हमें कॉल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि सर हमारा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान थोड़ा भी कम है, यानी कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में और ज्यादा आप प्रैक्टिस करवाइए। तो इसलिए हम ज्यादा फोकस विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पर ही दे रहे हैं। तो आज एक बार फिर से हम आपके सामने विज्ञान के 80 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से 40 प्रश्न तो हम आपको पहले करवा चुके हैं लाइव टेस्ट में, यानी 40 प्रश्न का जवाब तो आप लोगों को भली भांति आता होगा। लेकिन 40 प्रश्न नए प्रश्न है जो कि अभी आपके सामने नहीं आया है, अभी इस लाइव टेस्ट में यानी कि आज के इस वीडियो में आपके सामने आने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट तैयार हो जाइए पहले नंबर क्वेश्चन से लेकर के 80 नंबर क्वेश्चन तक का जवाब देने के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। आप लोग इसका जल्दी से जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो पहला का सही जवाब आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। पहला का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अब उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए, उत्तल लेंस में हम आपको बताए थे कि उभरा हुआ होता है, इस प्रकार का लेंस होता है उत्तल लेंस, जिसमें दोनों में बीच का भाग जो होता है वह दोनों तरफ उभरा हुआ यानी कि उठा हुआ होता है, और जो किनारे का भाग होता है वह पतला होता है। यानी कह रहा है कि उभरे हुए 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस कहते हैं। दूसरा का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर क्या प्रयोग करते हैं। तो इसका जवाब भी हम आपको बता चुके हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा दिखाई पड़ता है, और चूंकि नाक, कान और गला में बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं, इसलिए इन छोटे पार्ट को बड़ा दिखाता है कौन, अवतल दर्पण। तो तीसरा का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो आप सभी लोगों को हम बता चुके हैं कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के 2 ही नियम होते हैं। चौथा का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट लिखित रूप से पीडीएफ के थ्रू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट देना चाहते हैं या फिर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सभी लोग गूगल पे जाकर के क्रोम ब्राउजर में आप लोग सर्च करिएगा बोर्ड मंत्रा, और बोर्ड मंत्रा सर्च करने पर जो वेबसाइट आपके सामने आएगा, इस वेबसाइट पे जाकर के आप लोग बेहतरीन रूप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस सेशन के बाद यानी कि इस क्लास के बाद आप लोग बोर्ड मंत्रा वेबसाइट से जाकर के जरूर पढ़ेंगे, वहां से जाकर के आप लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो आप लोग boardmantra.in जरूर ध्यान रखिएगा। तो अब चलिए हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली के फ्यूज का तार किस चीज का बना होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि तांबा और टीन का मिश्रण होता है। जो विद्युत के फ्यूज का तार होता है वह तांबा और टीन का मिश्रण होता है। तो 5 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन बताइए, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता उसे क्या कहते हैं। यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो रहा है तो वैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत रोधी बोलते हैं। 6 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन अवशेषण प्रक्रम में भाग लेता है। क्या प्रोटीन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है कि नहीं लेता है। तो 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा, नहीं लेता है। 7 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए, 8वां नंबर क्वेश्चन, परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर किस चीज से मापा जाता है। हम आपको बता चुके हैं कि विद्युत धारा मापने के यंत्र को एमीटर बोलते हैं और विभवांतर मापने के यंत्र को वोल्टमीटर बोलते हैं। तो 8 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। तो जल किसका अर्थ होता है, तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है। 9 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है कि घटता है। तो ध्यान रखिएगा कि ताप जब बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, इसलिए 10 का सही जवाब ए नंबर ऑप्शन होगा। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के महत्तम ध्रुव होते हैं कि न्यूनतम ध्रुव की सामान्य ध्रुव। तो 11 का सही जवाब ध्यान रखिएगा, महत्तम ध्रुव होते हैं। 11 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा।
चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बताइए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो 12 का सही जवाब ध्यान रखिएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। 12 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बताइए, एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है। बताइए जल्दी से 13 नंबर क्वेश्चन, एल्कोहल का अपवर्तनांक तो ध्यान रखिएगा 1.36 होता है। 13 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। किस चीज के द्वारा नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। तो ध्यान रखिएगा सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। 14 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। प्रत्यावर्ती धारा, धारा दो प्रकार के होते हैं, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति पूछा जा रहा है। तो 15 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा 50 हर्ट्ज। 15 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन बताइए, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की, जिसमें क्या क्या शामिल है। तो आप लोगों को हम बताए थे कि फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की और विद्युत अपघटन के नियम की खोज की। तो 16 का सही जवाब सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बताइए, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है कि असमान होता है। तो ध्यान रखिएगा कि किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। 17 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बताइए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि कांच का जो प्रिज्म होता है उसी का उपयोग किया जाता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। तो सही जवाब डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन बताइए, रेटिना पर अगर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो वह किसके द्वारा बनता है। जल्दी बताइए, हमारी आंखों के रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा अभिनेत्र लेंस के द्वारा। 19 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांच के प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। तो हम आपको बताए थे कि सबसे ज्यादा झुकाव होता है बैंगनी रंग का और सबसे कम झुकाव, यहाँ कह रहा है कि किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो सबसे अधिक होता है बैंगनी का और सबसे कम होता है लाल का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बैंगनी रंग का। चलिए 21वां नंबर बताइए कि प्रकाश क्या है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रकाश आंखों को प्रभावित करने वाली एक ऊर्जा है जिसके अनुभूति से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो 21 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो 22 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा परितारिका से। ध्यान रखिएगा किसकी शिथिलता से, तो परितारिका की शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन, स्थिर विद्युत आवेश किस अवस्था में रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो स्थिर विद्युत आवेश होते हैं वह विरामावस्था में रहते हैं। 23 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि जो आंखें दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है वह दूर की वस्तु को तो साफ साफ देख लेगी लेकिन निकट की वस्तु उसे स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए 24 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। आप लोग नदी या तालाब में देखने जाते होंगे तो दिखाई देता है उतना जितना कि वह गहरा होता नहीं है, यानी कि बहुत कम गहरा दिखाई पड़ता है। जैसे मान लिया जाए कि यह तालाब है तो जब इसमें पानी भरा होता है ना तो लगता है कि इसका सतह यहाँ से शुरू हुआ है, यानी कि लगता है कि यह कम ही गहरा है। तो ऐसा किसके कारण होता है, तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। 25 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। तो इसका जवाब होगा कि मृत्यु के बाद कितने घंटे के अंदर, तो ध्यान रखिएगा 4 से 6 घंटे के अंदर अगर नेत्र निकाल लिया जाए तो उसे अच्छे तरीके से यानी कि स्वस्थ रूप से उसे दूसरे व्यक्ति में ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। तो 26 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर कौन से वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा कि नीला और जब हरा मिलेगा ना तो श्यान रंग मिलता है, श्यान। तो 27 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। 28 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑस्टेट और टेस्ला दोनों होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता क्या बतलाता है। तो ध्यान रखिएगा 29 का सही जवाब हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता क्षेत्र का मान बतलाता है। 29 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन, दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है।
दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा दर्पण का द्वारक कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं? 40 नंबर क्वेश्चन तक हम आपको बताए हुए हैं, तो 40 नंबर क्वेश्चन तक एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। और जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो जल्दी से बताइए 31 नंबर क्वेश्चन, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि जो क्षार होते हैं वह जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन। 31 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन बताइए, वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण रूप से उदासीनीकरण से बनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा 32 का सही जवाब हो जाएगा सामान्य लवण कहते हैं। वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं उसे सामान्य लवण कहते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, थर्म कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? जल्दी से बताइए थर्म कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 33 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बाइड, तो 34 का सही जवाब ध्यान रखिएगा एथाइन बनाता है। कैल्शियम कार्बाइड अगर जल के साथ अभिक्रिया करता है तो एथाइन बनाता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब भी आप लोग जानते होंगे कि लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। 35 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? यहाँ पर जो चारों धातु का नाम दिया गया है इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो 36 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा हो जाएगा Cu। 36 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए, और Cu का पूरा नाम क्या होता है जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। 37 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो इसका भी जवाब हम आपको बताए थे कि ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 6 परमाणु हैं, तो इसका सही जवाब बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेंडलीफ का। 38 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि जितने सारे भी तत्व अभी हमारे पीरियोडिक टेबल में है उसके प्रारंभिक विकास में किसका योगदान रहा? तो मेंडलीफ का योगदान रहा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, समस्थानिकों के गुण धर्म समान होते हैं लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं वह भिन्न भिन्न होते हैं। 39 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो इस अवक्षेप का रंग श्वेत होता है, यानी कि सफेद रंग का होता है। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को जब मिलाएंगे और जो अवक्षेप बनेगा इस अवक्षेप का रंग श्वेत होता है। तो 40 नंबर क्वेश्चन तक तो हम आपको पहले भी बता चुके थे, लाइव टेस्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछे थे। अब जो 41 से 80 नंबर क्वेश्चन होगा वह बिल्कुल नया क्वेश्चन होगा। तो जल्दी से बताइए, बाजार में बिकने वाले जो चिप्स की थैली होती है उसमें ऑक्सीजन निकाल करके कौन सी गैस भरी जाती है? आप लोग कभी भी कुरकुरे खाए होंगे या फिर चिप्स खाए होंगे बाजार से लेकर के 5 रुपये 10 रुपये में मिलता है, उसमें देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा वायु भरा होता है, यानी कि चिप्स तो बहुत कम रहता है लेकिन उसमें हवा भर देता है ज़्यादा। तो उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? 41 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन गैस N2। ध्यान रखिएगा 41 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में किस चीज को चाकू से काटा जा सकता है? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसमें से किस चीज को चाकू से काटा जा सकता है? तो 42 का सही जवाब हो जाएगा लिथियम को। ध्यान रखिएगा 42 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन, सीने बार किसका अयस्क है? सीने बार, तो 43 का सही जवाब हो जाएगा Hg का, यानी कि पारा का अयस्क है। ध्यान रखिएगा, जिसको मरकरी भी बोलते हैं, पारा का। ठीक है, चलिए उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो 44 का सही जवाब हो जाएगा अपचयन कहलाता है। 44 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन बताइए, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की जो परत बनाने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 45 का सही जवाब हो जाएगा एनोडीकरण। 45 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक है?
46 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग बताइए, निम्नांकित में कौन ऑक्सी कारक है? तो H2S ऑक्सी कारक है, ध्यान रखिएगा 46 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? 47 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा 47 का सी ऑप्शन सही होगा, C2H4। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो C2H4, ध्यान रखिएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम संख्या होती है, यानी कि कोई भी कोश ले लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? जल्दी से बताइए। तो 48 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 2n² हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 48 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, डाइमिथाइल ईथर जिसका सामान्य सूत्र होता है C2H6O का IUPAC नाम क्या होता है? IUPAC नाम भी अक्सर पूछ दिया जाता है, तो बताइए जल्दी से, डाइमिथाइल ईथर का IUPAC नेम क्या होता है? तो 49 का सही जवाब हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन होता है, ध्यान रखिएगा मिथॉक्सी मीथेन, 49 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, मेंडल ने मटर में कितने गुणों का कार्य किया था? मेंडल ने मटर के दाना जो लिया था प्रयोग करने के लिए, उसमें कितने गुणों का कार्य किया था? तो 50 का सही जवाब हो जाएगा 7, ध्यान रखिएगा 7 गुणों पर कार्य किया था, तो 50 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन बताइए, ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है, तो 51 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ध्यान रखिएगा 52 का सही जवाब हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया है। श्वसन जो है वह उपचयन अभिक्रिया है, 52 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन बताइए, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है? तो 53 का सही जवाब फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा, 53 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, धोबिया सोडा जिसको धोने वाला सोडा भी बोलते हैं, इसका सामान्य सूत्र यानी कि रासायनिक सूत्र जो होता है वह क्या होता है? जल्दी से बताइए, केमिकल फॉर्मूला धोबिया सोडा का। तो 54 का सही जवाब हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10H2O को हम लोग पढ़ते हैं डेकाहाइड्रेट, तो 54 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 55 का सही जवाब हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 55 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को हम बता चुके हैं कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। चलिए उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन बताइए, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो क्षार कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। और वैसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उसे क्षार कहते हैं। चलिए उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो 57 का सही जवाब हो जाएगा टमाटर, ध्यान रखिएगा 57 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? जल्दी से बताइए, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो 58 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा Na, ठीक है। सोडियम का Na होता है ना, परमाणु सोडियम का संकेत क्या होता है? Na होता है, तो सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है। चलिए उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन और अपचयन दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? तो रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो 59 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? 60 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा वह कौन सा धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ, यानी कि जब वह जलता है तो उससे चमकदार उजला प्रकाश निकलता है। तो 60 का सही जवाब ध्यान रखिएगा Mg यानी कि मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उससे चमकदार श्वेत प्रकाश निकलता है। 60 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रमाकुंचन गति कहाँ पाई जाती है? जो क्रमाकुंचन गति होती है वह कहाँ पाई जाती है? तो 61 का सही जवाब हो जाएगा आहार नाल में, 61 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? टैनिन, ध्यान रखिएगा टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? टैनिन एक पेड़ पौधों में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो जल्दी से बताइए 62 का सही जवाब। तो ध्यान रखिएगा वृक्ष के छाल में पाया जाता है। कोई भी पेड़ का जो ऊपर वाला जो छाल होता है ना, उसी में टैनिन पाया जाता है। 62 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन, हृदय का पेस मेकर कहते हैं। हृदय का पेस मेकर किस चीज को कहते हैं? तो 63 का सही जवाब हो जाएगा SA नोड को, ध्यान रखिएगा 63 का ए ऑप्शन सही होगा।
अब चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति कितनी होती है, यानी कि जो हृदय धड़कता है एक बार में कितना बार धड़कता है, तो 70 से 80 बार धड़कता है। ऐसे मुख्यतः 72 बार कहा जाता है, तो यह 70 से 80 के बीच में आ गया, तो सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, रुधिर चाप नियंत्रित होता है किस चीज के द्वारा। 65 नंबर क्वेश्चन जल्दी से आप लोग बताइए। रुधिर चाप, तो ध्यान रखिएगा एड्रिनल द्वारा रुधिर चाप को नियंत्रित किया जाता है। 65 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। 66 नंबर क्वेश्चन, तो 66 का सही जवाब हो जाएगा ऑक्जिन। ध्यान रखिएगा कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, तो ऑक्जिन। 66 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो आपको हम यह वाला भी क्वेश्चन बता चुके हैं कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र में होता है, तो 67 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। जो पीत रस होता है वह कहाँ से स्रावित होता है, तो 68 का सही जवाब हो जाएगा यकृत से। 68 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। बताइए, जो कवक होता है उसमें मृतजीवी पोषण होता है, यानी कि वह मरे हुए जीव जंतुओं के शरीर से अपना पोषण लेता है, तो 69 का ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समजात अंगों का उदाहरण क्या है, यानी कि समजात अंग एक समान अंग, यानी कि देखने में लगता है कि एक समान अंग है, उसको बोलते हैं समजात अंग। तो समजात अंगों का उदाहरण कौन है, तो ध्यान रखिएगा कि जो हम लोगों का हाथ, यानी कि जो मनुष्य का हाथ होता है और कुत्ते का जो अगला पैर होता है, दोनों का बनावट एक जैसा ही होता है, तो इसलिए 70 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। बताइए जल्दी से, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो 71 का सही जवाब हो जाएगा मेरू रज्जु में। 71 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। अब चलिए 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। अनुशीतलन मतलब कि एक सामान्य जो ब्लड प्रेशर होता है वह कितना होता है, तो ऐसे तो 120/80 होता है। 120/80 कहने का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 120 और न्यूनतम 80 हो सकता है। 80 से अगर कम है तो वह लो हो जाएगा। तो यहाँ पर सामान्य अनुशीतलन पूछ रहा है, तो इसका जवाब 80 mm ही देना ज़्यादा उचित होगा, तो 72 का ए नंबर ऑप्शन। ऐसे कहीं कहीं पर किताब में आपको 120 mm भी मिल जाएगा। चलिए उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन, बताइए निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो केंचुआ उभयलिंगी जंतु है। 73 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। जो पुष्पी पौधे होते हैं उसमें लैंगिक जनन किस चीज के द्वारा होता है, तो 74 का सही जवाब हो जाएगा फूलों के द्वारा। 74 का बी ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। 75 नंबर क्वेश्चन, तो 75 का सही जवाब हो जाएगा पपीता का फूल एक लिंगी पुष्प होता है, तो 75 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, बताइए निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है, तो 76 का सही जवाब जल्दी से आप लोग बताइए। ध्यान रखिएगा टी डबल टी जो होता है ना, इसका मतलब कि बौना पौधा है। 76 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, मेरू रज्जु किस चीज से निकलता है, तो 77 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, मेंडुला से निकलता है। 77 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो 78 का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विसरण के द्वारा। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन विसरण के द्वारा होता है। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है, तो 79 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा सभी के लिए, यानी कि मस्तिष्क सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हृदय की गति के लिए यानी हृदय स्पंदन के लिए, और शारीरिक संतुलन के लिए। तो 79 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। ग्लूकोज में तो देख लीजिए, ग्लूकोज का अणुसूत्र C6H12O6 होता है। तो ऑक्सीजन के 6 अणु हो गया, हाइड्रोजन के 12 अणु हो गया और कार्बन का 6 अणु। तो यहाँ पर कार्बन का पूछ रहा है, तो डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो 80 का डी नंबर ऑप्शन। तो कुल मिलाकर के विज्ञान के क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 80 में 80 का जवाब हम आपको बता दिए। अब आप लोग जल्दी से कमेंट करिए कि 80 में कितने क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दे पाए हैं। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। और जो भी स्टूडेंट नए हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो जल्दी से आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर इसका पूरा PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग गूगल पे जाकर के सर्च कर लीजिएगा बोर्ड मंत्रा। आपको हम बार बार बता रहे हैं, बोर्ड मंत्रा आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगा। तो बोर्ड मंत्रा आप लोग अभी जाकर के क्रोम ब्राउजर में गूगल पर सर्च कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।